हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दसिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग पे। उसमें कुछ इंडियन लॉजिक के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यस, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआर को क्रैक करना। ओके, ये 2 PM का जो एमसी क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। सो डेली होता है ये क्लास, 2 बजे का क्लास होता है, ठीक है। इसमें आपके पेपर 1 के पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। कोई भी यूनिट होगा उसका रिलेटेड आपके एमसी ये जो कंसेप्ट्स होते हैं ना, मतलब बेसिक्स, वो क्लियर होते हैं। तो जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, किन किन टॉपिक से उनको ज़्यादा कवर किया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ये भी आपको यहाँ से सिखाया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे इस 2 PM की क्लास को आप मिस मत करिए, ठीक है। पेपर 1 के लिए क्लास रहता है। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ये कुछ और क्लासेस होते हैं फिलर फॉर्म की तरफ से, इनका भी आप लाभ लीजिएगा, ठीक है। यस, सो आर यू रेडी? देन शेयर विद योर फ्रेंड्स फर्स्ट एंड खुद भी लाइक कर लो, है ना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर लो, ठीक है। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो मैं भी शेयर करके रखूंगा। वेरी गुड। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन देन। थम्स अप करिए सब आप। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं कितने हमारे साथ और जुड़ जाएंगे, है ना। देखो, आप खाली आंसर कर लो अच्छे से, है ना। इधर उधर की बातें मत करो, ठीक है। जिसको अच्छा लगता है क्लास, जिसको अच्छा लगता है तो वो मतलब आगे भी बढ़ो, ठीक है। जिसको अच्छा नहीं लगता है, कि कहता है कि यह टाइम पास है, मैं इसे ज्यादा कि बुक से ही पढ़ूंगा, है ना, तो उसके लिए बुक ही ठीक है, तो वो पढ़ो बुक से, है ना। हाँ, कोई बात नहीं। आप हमारा काम है आपको मतलब एक डायरेक्शन देना कि कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन सा है, ये हमारा काम है, डायरेक्शन देना आपको। तो और आपका हम यहाँ पे मॉक टेस्ट लेके आते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम आप खुद अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करोगे कि मुझे कितनी ओवर मेहनत करनी है, ठीक है। यस, यहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चलती है। वैसे तो मतलब आप बुक से बहुत पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ से आपको मतलब जब आप देखते हो, चाहे 20 क्वेश्चन, चाहे 25 क्वेश्चन, चाहे 50 क्वेश्चन, तो आप यहाँ से पता चलते हैं आपको कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है ना। यस, सो आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द preposition no red is black is equivalent to which of the following prepositions? यानी preposition आपको पता होना चाहिए क्या होता है ना। तो यहाँ पे preposition क्या है? no red is black is equivalent to which of the following prepositions? तो यहाँ पे आप इसको बताओ आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगा। no black is red, all red are black, some red are not black, red is not black। अब आपको यहाँ पे कोड में चूज करना है। चलो सब आंसर कर लो। कोई रेड ब्लैक नहीं है, है ना। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, किस प्रिपोजिशन के इक्विवेलेंट है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में चूज करना है, उसके बाद आपको यहाँ से कोड में चूज करना है, ठीक है। यस, सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो पहले हम बोलते हैं प्रपोजिशन जो क्या कहता है कि नो रेड इज ब्लैक इज इक्विवेलेंट, यानी कोई रेड ब्लैक नहीं है। नो रेड इज ब्लैक यानी जो भी रेड है वो ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड आपको बताना है कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मीन्स कि इसके रिलेटेड कौन सा है। नो ब्लैक इज रेड, अब जब कोई रेड ब्लैक नहीं है तो ब्लैक भी रेड नहीं हो सकता है ना। तो दैट मीन्स फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट इसका इक्विवेलेंट है। ऑल रेड और ब्लैक, कोई रेड मतलब सब रेड ब्लैक है तो ये मिलता नहीं है उसके साथ, है ना। इस तरह सम रेड आर नॉट ब्लैक, सम कुछ नहीं है, कुछ इसका मतलब है कुछ है कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी इसके साथ मिलता है। ये कहते हैं नो रेड इज ब्लैक, है ना। रेड इज नॉट ब्लैक, नो रेड इज ब्लैक का मतलब क्या है? नो रेड का मतलब है रेड इज नॉट इज ब्लैक, ब्लैक नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट, आपको रीजनिंग यहाँ पे मतलब चूज करना, आइडेंटिफाई करना है। प्री-एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज इंपॉर्टेंट जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पे बताना है ये कौन सी किस टाइप के आर्गुमेंट है। प्रीएक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग, जैसे प्रीएक्टिव क्लास स्टेज ऑफ क्लास, जैसे हम क्लासरूम से पहले एंटर होते हैं, एक टीचर तो वो पहले प्रेपरेशन करता है, या आप मतलब स्टूडेंट है तो वो पहले प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्लासरूम में जाने से पहले। तो ये इंपॉर्टेंट जैसे प्री लर्निंग होती है, प्री लर्निंग प्रेपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने से पहले, है ना। तो अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करोगे उससे पहले आप मतलब ये याद रखते हो कि मुझे इसको क्या क्या बोलना है, क्या क्या बताना है, ठीक है। तो दैट इज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। तो सेम मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये किस टाइप की आर्गुमेंट है? ये है हाइपोथेटिकल, बी है डिडक्टिव, सी है इंडक्टिव, डी है एनालॉजिकल। वेरी गुड, सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। डी पार्ट के एनालॉजिकल, यानी यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। प्रीएक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम जो है इसको कंपेयर किया गया है प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज के साथ, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये एनालॉजिकल एनालॉग स्टेटमेंट है, एनालॉजिकल आर्गुमेंट है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट, है ना। हाइपोथेटिकल नहीं है, डिडक्ट भी नहीं है, यानी जनरल टू पर्टिकुलर, है ना। तो ये भी नहीं है, इस तरह इंडक्टिव भी नहीं है, तो एनालॉजिकल है ना, कंपेयर किया गया आपस में, तो एनालॉजिकल है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो, फिर आंसर कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैलिडली इन्फर्ड फ्रॉम द प्रपोजिशन ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड, यानी अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वैलिड है इसके रिलेटेड, इस प्रपोजिशन के रिलेटेड। ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड, सारे एनिमल्स क्या है? वाइल्ड है, ठीक है। सो अब बताना आपको यहाँ पे कौन सा आएगा। ए है नो नॉन एनिमल्स आर वाइल्ड, कोई नॉन एनिमल जो होगा वो वाइल्ड है, ठीक है। हाँ, कोई नॉन एनिमल है जो वाइल्ड है, ठीक है। हाँ, कोई नहीं, ठीक है। बी ए सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, कुछ एनिमल्स वाइल्ड नहीं है। सी नो एनिमल्स आर वाइल्ड, कोई एनिमल वाइल्ड नहीं है। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स वाइल्ड है। अब आपको बताना है यहाँ पे वैलिड आर्गुमेंट कौन सा है। चलो सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। वैलिडली इन्फर्ड, यानी इसके रिलेटेड जो वैलिड होगा, ठीक है। हाँ, मतलब सेम एज दिस ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड, ऐसे कौन दिखाता है?
बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब, सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट, सम एनिमल्स आर वाइल्ड। देखो अगर ये बात करेंगे यानी ए का क्यों नहीं आएगा, बी सी क्यों नहीं आएगा। नो नॉन एनिमल्स आर वाइल्ड, यहाँ पे क्या कहता है, ऑल एनिमल्स, सब एनिमल्स जो है वो वाइल्ड है। नो नॉन एनिमल्स आर वाइल्ड, इसकी बात ही नहीं है। नॉन एनिमल्स जो है, नॉन एनिमल्स मीन्स ह्यूमन्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन्स, प्लांट्स, है ना। तो ये जो है ये नहीं है कोई वाइल्ड, तो इसके बारे में रिले ये इसके साथ मिलता नहीं है, तो दैट मीन्स इसको हम एलिमिनेट करेंगे। सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे सब कह रहे हैं ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड, तो ये भी एलिमिनेट करेंगे। इस तरह नो एनिमल्स आर वाइल्ड, कोई एनिमल वाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पे सब कहते हैं, तो तीनों गलत है। तो ये वाला सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ एनिमल्स वाइल्ड है, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड सारे हैं, तो सम एनिमल्स आर वाइल्ड ये इसके साथ मिलता है, ठीक है, ये वैलिड मिलता है। बाकी सब इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वैलिड ये वाला लगता है ना, तो ये वाला इसका आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 4 पे, इसको पढ़ लो, अपना आंसर कर लो। व्हाट इज एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है, ये बताना आपको। आर्गुमेंट इज ए क्लेम डिफेंडेड विद रीजंस। आर्गुमेंट एक क्लेम होती है जिसको हम रीजन से डिफेंड करते हैं। इट इज कंपोज ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स विद वन और मोर स्टेटमेंट्स प्रीमाइसेस सपोर्टिंग अनदर स्टेटमेंट, है ना। इसमें मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, एक दूसरे से जैसे सपोर्ट करते हैं। सी है सिंपल आर्गुमेंट मस्ट हैव अ कंक्लूजन एंड एटलीस्ट 2 प्रीमाइसेस। एक सिंपल आर्गुमेंट को एक कंक्लूजन होना चाहिए और 2 प्रीमाइसेस होनी चाहिए। डी ऑल द अबोव करके ये सारे करेक्ट है। सो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तुरंत आंसर करो सब। आर्ग्यूमेंट आपको बताना है क्या होता है। अब यहां पे चूज करना है आपको कौन सा स्टेटमेंट इसको करेक्ट होता है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। सो डी पार्ट अगर ऑल द अबोव करके सारे अबोव जो है, सारे जो ऊपर दिए गए सारे करेक्ट है। आर्ग्यूमेंट इज अ क्लेम डिफेंड विद रीजन, तो ये भी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ये होता है कि इन्हें जब हम कोई क्लेम करते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होता है ना। इसी तरह इट इज कंपोज ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, 1 2 3 होते हैं ना, विद वन आर मोर स्टेटमेंट्स, एक या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको प्रेमाइसेस बोलते हैं। सपोर्टिंग अनदर स्टेटमेंट, जिसको और एक दूसरा स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, जिसको कंक्लूजन कहता है। सी ए सिंपल आर्गुमेंट मस्ट हैव ए कंक्लूजन, तो इसको कंक्लूजन होना चाहिए एक सिंपल आर्गुमेंट को, और 2 प्रेमाइसेस होने चाहिए। सो ऑल द अबोव करेक्ट, सारे करेक्ट है अबाउट आर्गुमेंट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। आइडेंटिफाई द वैलिड आर्गुमेंट, यहाँ पे वैलिड आर्गुमेंट आप बताना है। प्रीमाइसेस दिए गए ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, सारे ह्यूमन्स क्या है, मॉर्टल। सोक्रेटिस इज ह्यूमन। अब कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, सोक्रेटिस इज नॉट ए मॉर्टल। कंक्लूजन सेकंड, सोक्रेटिस इज मॉर्टल। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन फॉलो करता है, वैलिड आर्गुमेंट आपको बताना है कौन सा है ना। कंक्लूजन में से ओनली 1 फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, डी नन फॉलोज। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। वैलिड आर्गुमेंट आपको बताना है कौन सा है, तो वो आपको नीचे बताना है इनमें से, मतलब कौन सा कंक्लूजन में से आपको बताना है, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन सेकंड, क्या दोनों फॉलो करते हैं, क्या एक ही फॉलो करता है, क्या कोई नहीं फॉलो करता है ना।
निष्क्रिय में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गई। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है? ओनली सेकंड फॉलोज, यानी ओनली सेकंड क्या है? कंक्लूजन सेकंड जो है, सॉक्रेटिस इज मॉर्टल। तो अगर हम बोलेंगे यानी ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, सारे ह्यूमन्स जो है वो मॉर्टल है ना। ऐसे सारे ह्यूमन्स जो है वो मॉर्टल है, ठीक है। तो सॉक्रेटिस में एक ह्यूमन है, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? सॉक्रेटिस इज नॉट ए मॉर्टल। सॉक्रेटिस ह्यूमन है तो ये मॉर्टल क्यों नहीं हो सकती? ये मॉर्टल है। ये कहते हैं सॉक्रेटिस इज नॉट ए मॉर्टल, तो ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मारते हैं। तो ये जो कंक्लूजन सेकंड सॉक्रेटिस इज मॉर्टल, सॉक्रेटिस मॉर्टल है क्योंकि सारे ह्यूमन्स मॉर्टल है, ठीक है। तो ये वाला इसको फॉलो करता है। सो ओनली सेकंड फॉलो, ओके। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके लिए भी आपको रेडी रहना है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल कैट्स हैव 4 लेग्स इज। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बतानी है आपको। ऑल कैट्स हैव 4 लेग्स। ए ऑल एस एस पी, बी नो एस एस पी, बी सी है सम एस एस पी, डी है सम एस इज नॉट पी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ये सी मान के चलना आप, ठीक है। ये वाला सी मान के चलना, ओके। ये है ए बी सी डी, ओके। ये सी है, सी सी सी, ध्यान में रखना। चलो आप आंसर कर लो सब। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? ये कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस में आते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो रुको मैं आपको समझाता हूं ये क्या होता है। इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार आ जाता है, मतलब किसी न किसी शिफ्ट में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ओके। सो ये ध्यान में रखना आप। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल कैट्स हैव 4 लेग्स। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑल एस इज पी, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगर हम नेम देखेंगे, हमारे पास एक क्लासिकल स्क्वायर प्रीपोजिशन है, उसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स। तो एक कॉर्नर में होता है ए, दूसरे कॉर्नर में होता है ई, तीसरे कॉर्नर में होता है आई, चौथे कॉर्नर में होता है ओ, यानी ए ई आई और ओ, है ना, ठीक है। 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो अब जो ए है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम इंग्लिश सेंटेंस बताएंगे इसमें, तो ऑल कैट्स हैव 4 लेग्स, ठीक है। सो सारे जो कैट्स हैं उनकी 4 लेग्स होते हैं, तो दैट मीन्स ऑल एस इज पी, ठीक है। ऐसे हम बोलेंगे ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, दैट मीन्स आल्सो ऑल एस इज पी। ऐसे यानी जब सबों के बारे में कहा गया होता है सारा, दैट मीन्स ऑल एस इज पी। तो ये ए कहता है, ठीक है। इस तरह ए क्या कहता है? नो कैट्स हैव 8 लेग्स, यानी किसी की बिल्ली की 8 टांगे नहीं होती है, 8 लेग्स नहीं होते, ओके। दैट मीन्स नो एस इज पी, यानी कोई एस पी नहीं है, कोई एस पी नहीं है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह आई क्या कहते हैं? सम कैट्स आर ऑरेंज, सम कैट्स ऑरेंज है, ठीक है। हाँ, तो सम एस इज पी, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकता है। ओ क्या कहते हैं? सम कैट्स आर नॉट ब्लैक, कुछ कैट्स ब्लैक नहीं है, दैट मीन्स सम इज नॉट, सम एस इज नॉट पी, सम कुछ एस पी नहीं है, ओके। सो ये आप ध्यान में रखना। ये एक बनता है बेसिक फॉर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, बेसिक फॉर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो अगर आपको बताएगा बेसिक फॉर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन कितने हैं, वो बताना है 4 है, यानी ए आई ओ, ए ई आई ओ। तो इसमें आपको बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ए दिखाता है ऑल एस एस पी, ई दिखाता है नो एस एस पी, आई दिखाता है सम एस एस पी, ओ दिखाता है सम एस इज नॉट पी, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। सो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं इस टेबल पे, इसको आप नोट डाउन करो, इस पे क्वेश्चन जरूर आ जाता है,
ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल एंड अफर्मेटिव, यानी कौन सा स्टेटमेंट यूनिवर्सल है और अफर्मेटिव है, ठीक है, ये बताना आपको। कौन सा स्टेटमेंट यूनिवर्सल है और अफर्मेटिव है। ऑल एस इज पी, बी नो एस इज पी, सी सम एस इज पी, डी सम एस इज नॉट पी। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, डिवेंट डिफिनिट किसी न किसी सेशन में आ जाता है, यानी पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट यूनिवर्सल एंड अफर्मेटिव कहलाता है। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए। तो यहां पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। ए पार्ट क्या है, ऑल एस एस पी, ये यूनिवर्सल एंड अफर्मेटिव है, ठीक है। सो ये इसी में आता है, ठीक है। अगर हम क्वालिटी यानी यूनिवर्सल दिखाता है क्वांटिटी, अफर्मेटिव दिखाता है क्वालिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी अगर प्रपोजिशन की दिखाएंगे हम, ठीक है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन की दिखाएंगे, यानी जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, तो इसके रिलेटेड अगर हम क्वांटिटी या क्वालिटी दिखाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव या नेगेटिव भी होता है कभी कभार, तो वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे आप समझो कि यानी ये स्टेटमेंट ऑल एसएसपी जो ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और अफर्मेटिव क्वालिटी है इसकी, देखते हैं इसके रिलेटेड। देखो, इस टेबल को भी आपको ध्यान में रखना है, इसको रट लो इस टेबल को, ठीक है। सो नेम क्या, ए ई आई ओ, यानी 4 कॉर्नर्स ऑफ, ये जो 4 कॉर्नर है किसके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर में मतलब 4 कॉर्नर्स है, यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे ई आता है, यहाँ पे आई, यहाँ पे ओ, ठीक है। ए ई इधर, आई इधर, ओ इधर, ठीक है। इसको मैं आगे भी दिखाऊंगा थोड़ा सा। अब ए का मतलब यहाँ पे है स्टेटमेंट ऑल एस एस पी, ठीक है, जैसे वो पीछे हमने पढ़ लिया है पिछले वाले क्वेश्चन में। तो इस तरह क्वांटिटी क्या दिखा था, ये यूनिवर्सल है और क्वालिटी है इसके अफर्मेटिव, ठीक है। ये क्या दिखाता है, नो एस एस पी, कोई एस पी नहीं है, तो इसकी क्वांटिटी है यूनिवर्सल, क्वालिटी है इसकी नेगेटिव, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आई दिखाता है सम एस एस पी, तो इसकी क्वांटिटी है पर्टिकुलर और क्वालिटी है अफर्मेटिव, ओके। सो ओ क्या दिखाता है, सम एस इज नॉट पी, इसकी क्वांटिटी है पर्टिकुलर और क्वालिटी है नेगेटिव। सो ये टेबल जो है इसको रट लो आप, ऑल एस एस पी इसका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ऐसे ई नो एस एस पी इसका है यूनिवर्सल नेगेटिव है, सम एस एस पी इसका पर्टिकुलर अफर्मेटिव, है ना। तो यूनिवर्सल यूनिवर्सल, अफर्मेटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, अफर्मेटिव नेगेटिव, ऐसे ध्यान में रखो। यानी ए आई ओ, पहले ऑल एस एस पी, नो एस एस पी, सम एस एस पी, सम एस इज नॉट पी, ऐसे याद रखो। फिर क्वांटिटी और क्वालिटी याद रखो, यूनिवर्सल यूनिवर्सल, अफर्मेटिव नेगेटिव, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, अफर्मेटिव नेगेटिव, है ना। सो ऐसे ध्यान में रखो, इस टेबल को आप रट लो, अपने माइंड में रख लो, इस पे भी क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन आर देयर, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कितने हैं ये बताने आपको, 3 4 5 6। चलो, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन आर देयर, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कितने हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ लिया। ये तुक्काबाजी यहां पे नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ,
यानी कितने टाइप्स के कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है ना, ये बताना आपको। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इस पे कंसेप्ट, अगर इतना ही आप कंसेप्ट रखोगे ना, ये बहुत है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो बी पार्ट क्या है, 4। सो 4 टाइप के कैटेगोरिकल प्रपोजिशन है, वो कौन कौन सा है? वो है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जो मैंने अभी बोला है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए, जिन्हें जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था यहाँ पे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। सो ध्यान में रखना आप, ये 4 है, ठीक है। ये 4 जो है, ये है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। मैं दोबारा बताऊंगा, एक है यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए, ठीक है, दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव ई, ठीक है। तो इसी तरह पर्टिकुलर अफर्मेटिव है तीसरा, जिसको आई बोलते हैं, और एक है पर्टिकुलर नेगेटिव ओ, ठीक है। सो ये 4 जो है, ये 4 है कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, ओके। सो इनको आप ध्यान में रखना, आप इनको भी रट लो आप, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। एरर्स आर ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड एज, यानी जो एरर्स या ट्रिक्स जो रीजनिंग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ए फैलेसीज, बी ए कंक्लूजन, सी ए आर्ग्यूमेंट, डी ए प्रेमाइजेस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, फैलेसीज, यानी एरर्स आर ट्रिक्स जो रीजनिंग के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फैलेसीज बोलते हैं, ओके। सो ये ध्यान में रखना आप। तो यानी जो फैलेसी होती है उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ रीजनिंग, ठीक है, या ट्रिक ऑफ रीजनिंग भी बोलते हैं। जब ये मतलब एक्सीडेंटली ऑकर होगा, यानी एग्जिस्ट जब कब होगा? एक्सीडेंटली, ओके। सो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। फैलेसीज आर टेस्टेड बाय यूजिंग, यानी फैलेसीज को टेस्ट करते हैं हम कैसे? ए है एथोस, बी है लोगोस, सी है पैथोस, डी है ऑल ऑफ दी। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी आपको बताना यहाँ पे हम फैलेसीज को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार, ठीक है, और कभी कभार एक ही आ जाता है इनमें से। ऐसे क्वेश्चन को भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो डी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। डी पार्ट क्या है? ऑल ऑफ दीज, यानी सारे इसके आंसर है। एथोस, लोगोस, पैथोस, है ना, ये सारे सब से हम फैलेसीज को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एथोस जो होता है, ये एक आर्गुमेंट होता है जो एथिक्स को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? एथिक्स को, ठीक है, या अथॉरिटी को मेजर करता है, या क्रेडिबिलिटी को मेजर करता है ना। तो इथोस जो है ये अथॉरिटी को मेजर करता है, ये क्रेडिबिलिटी को मेजर करता है, ये एथिक्स को मेजर। अगर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स द एथिक्स ऑफ फैलेसीज, तो उसको आएगा इथोस, ओके, या अथॉरिटी या क्रेडिबिलिटी, ओके। सो ध्यान में रखना आप। इस तरह लोगोस जो है, लोगोस किसको मेजर करता है? तो ये यानी ये जो एथोस है, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि
क्या ये यानी जो स्टेटमेंट होगा, ये कोई फैलेसी होगी, क्या ये सच में सच है। अगर इसको आप हिंदी में याद रखोगे, क्या ये सच में सच है, तो ये इथॉस है। ठीक है, हाँ, क्या ये सच में सच है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। इस तरह लोगोस का मतलब है ये वो आर्गुमेंट है जो लॉजिक को यहां पे मेजर करता है। ठीक है, जो अपील करता है किसको, लॉजिक को। लॉगस लॉजिक, लॉग लॉजिक। ठीक है, इधर में लॉगस लॉग लॉजिक। ठीक है, सो ये लॉगस जो है ये वो आर्गुमेंट है जो किसको मेजर करता है, लॉजिक को। ठीक है, इस तरह पैथोस जो है ये इमोशन को मेजर करता है। ठीक है, ये वो फैलेसी है जो किसको दिखाता है, इमोशन को। ओके, सो आई होप यू गॉट पैथोस मीन्स इमोशन, एथोस एथिक्स अथॉरिटी क्रेडिबिलिटी, लोगस लॉजिक, पैथोस इमोशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। हाउ मनी यूजेस ऑफ लैंग्वेज आर देयर इन लॉजिकल रीजनिंग। कितने तरह के लैंग्वेज को हम यूज करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। कितनी तरह के लैंग्वेज हम यूज करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, है ना। सो अचानक सा आंसर आ गया है ना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है, 3, यानी 3 यूजेस होते हैं लैंग्वेज के लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, वो कौन कौन से, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है इमोटिव, तीसरा होता है डायरेक्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, इमोटिव एंड डायरेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव, इमोटिव एंड डायरेक्टिव, ये 3 तरह के यूजेज होते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो दिखाता है वो दिखाता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, 3 जो होता है ना, पहला डिस्क्रिप्टिव जो है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है इंफॉर्मेशन को, यानी इंफॉर्मेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह इमोटिव क्या दिखाता है, ये दिखाता है, यानी इमोटिव ही खुद दिखाता है इमोशंस, फीलिंग्स। ठीक है, या एटीट्यूड। इमोशंस, फीलिंग्स और एटीट्यूड क्या दिखाता है, इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना इट इज टू बैड, हम कहते हैं इट इज वंडरफुल, तो ये इमोटिव लैंग्वेज है। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज का दिखाता है, ये हमें दिखाता है, डायरेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि यानी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो डायरेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज क्या दिखाता है, हमें अच्छा हमें क्या करना है, बुरा मतलब जो अच्छा होगा तो वो करना है, या मैं अगर मतलब क्या नहीं करना है, तो ये हमें कौन दिखाता है, डायरेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द स्ट्रिक्ट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज नोन एज, यानी एक स्ट्रिक्ट डिक्शनरी मीनिंग जो वर्ड की होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन डिक्शनरी मीनिंग जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ए कनोटेशन बी है डेनोटेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी है नोटा, नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। डिक्शनरी मीनिंग वर्ड की जो है उसको क्या बोलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट। डेनोटेशन, जो डेनोटेशन है दैट मीन्स डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, यानी जब एक वर्ड की हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं दैट इज डेनोटेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डैश ऑफ ए वर्ड और टर्म एड्स एलिमेंट्स ऑफ इमोशन, एटीट्यूड और कलर, यानी क्या दिखाता है एक वर्ड, मतलब वर्ड जो है वर्ड क्या दिखाता है, इमोशन, एटीट्यूड और कलर, ये किस में दिखाता है, ए कनोटेशन, बी है डेनोटेशन, सी है बोथ ए एंड बी, डी है लॉजिक।
सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताना है यहाँ पे वर्ड का कौन सा, मतलब कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसे टर्म है जो हमें दिखाता है इमोशन, एटीट्यूड या कलर। ओके, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। तुरंत आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कन्नोटेशन, डेनोटेशन अभी मैंने बोला है, ये वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग बताता है। कन्नोटेशन जो है होता है मतलब ये ऐड करता है इमोशन, एटीट्यूड या कलर। ठीक है, हाँ ये ध्यान में रखना आप। सो आई होप यू गॉट इट। यानी जो इमोशन या फीलिंग या एटीट्यूड या कलर जो है, तो ये कौन दिखाता है, कनोटेशन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। हु डिस्कवर्ड क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, यानी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है उसको किसने दिया है, किसने डिस्कवर किया है। ए है एरिस्टोटल, बी है प्लाटो, सी है अरबिंदो, डी है बोथ एरिस्टोटल एंड प्लाटो। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपको बताने पे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन किसने दिया है, जो मैं अभी बोल रहा था। ए यानी 4 कॉर्नर जिसमें होते हैं, है ना, ए ई आई और ओ। ठीक है, फिर वो क्या दिखाते हैं वो मैं बताऊंगा आगे। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, एरिस्टोटल। ठीक है, सो इस क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है इसको किसने दे दिया है, एरिस्टोटल ने। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। नेम द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अगर आपने अच्छे से क्लास सुना होगा तब आप अच्छे से आंसर करोगे। यानी 4 कॉर्नर्स आप बताने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के। ए है ए ई ओ यू, बी है ए ई आई यू, सी है ए ई आई ओ, डी है ए आई यू ई। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है उसके 4 कॉर्नर्स का नाम बताना है। ये इजी क्वेश्चन है। ऐसे देखो, ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको ये पता होंगे ना आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, पेपर को मैंने क्वेश्चन इनमें से कोई भी आएगा वो आप अच्छे से कर लोगे। आता है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मैंने बहुत बार देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, नहीं ए नहीं आएगा, इसमें आएगा ए आई ओ, सी पार्ट। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, बदकिस्मती की वजह से यही गलत हो गया है। इसमें आएगा सी पार्ट। ठीक है, सी, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ। ठीक है, एक कॉर्नर में होता है ए, दूसरे कॉर्नर में ई, तीसरे कॉर्नर में आई, चौथे कॉर्नर में ओ। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट। ये 4 कॉर्नर्स पे नाम होते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के। ठीक है, यानी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन अगर हम देखेंगे, एक सेकंड रुको आप। स्क्वायर होता है ऐसे, है ना, इसके चारों साइड एक जैसे होंगे। तो एक में होता है ए, दूसरे में होता है ई, तीसरे में होता है आई, तीसरे में ओ। ठीक है, सो अब जो ये वाला होता है ये होता है ए आई, ये कंट्ररी होता है आपस में। ये होता है सबाल्टर्न, ये भी होता है, ये होता है सबाल्टर्न, दोनों सबाल्टर्नेट सबाल्टर्नेट दोनों होते हैं। यानी ए ई होता है कंट्ररी, ए आई होता है सबाल्टर्न, ई ओ होता है सबाल्टर्न। ठीक है, अब जो आई और ओ होता है ये सब कंट्ररी होते हैं। मैं दोबारा बताऊंगा, यहां से लेकर इस कोने तक, यानी इसमें ए है इस कोने में, इस कोने में है ई, तो ये होता है कंट्ररी। ठीक है, ये वाला। तो अगर
यहां से यानी आई जो ए से आई होता है, ठीक है, तो ये होता है क्या, सबाल्टरनेटिव, ठीक है, या सबाल्टर्न। इस तरह आई से ओ तक होता है, नहीं, ई से ओ तक होता है सबाल्टर्न। सो आ यह ये वाला लाइन जो है नीचे वाली, आई से ओ तक होता है, आई से ओ तक होता है सब कंट्ररी। ओके, सो बीच में अगर हम लिखेंगे बीच में, यानी ए टू ओ क्या होता है, ये कंट्राडिक्टरी होता है, ठीक है, ई टू आई भी होता है कंट्राडिक्टरी, ठीक है, ये ध्यान में रखें, यानी क्रॉसिंग में होता है कंट्राडिक्टरी दोनों, क्रॉस, यानी ये स्क्वायर है, आप ऐसे स्क्वायर बना लो, बना लिया स्क्वायर। तो ये है ए, ये है ई, ये है आई, ये है ओ, ठीक है। अब जो ये और ये लाइन है, यानी ए टू ई जो है ये है कंट्ररी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब जो ई से लेकर ये आई से लेकर ओ तक है, ये नीचे वाली लाइन जो है इसको लिखो आप सब कंट्ररी, ठीक है। सो ए से आई तक जो है ये सबाल्टरनेटिव है, ये सबाल्टरनेशन, ये सबाल्टरनेटिव या सबाल्टर्न, ए से आई ये वाली लाइन। अब जो स्क्वायर की इस वाली लाइन जो है ना, ई से ओ तक, ये भी सबाल्टरनेटिव है। अगर हम क्रॉसिंग में देखेंगे, यानी जो स्क्वायर बना अब इसकी क्रॉसिंग कर लो ऐसे, तो बीच में इसको ये लिखो कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्टरी। अब कंट्राडिक्ट कहां से कहां तक होता है, यानी ए से लेकर ए जो है यहाँ पे ए से ओ तक कंट्राडिक्टरी है, ई से आई तक भी कंट्राडिक्टरी है, ठीक है। मतलब ए ऑल एस इज पी, सो इसका कंट्राडिक्टरी क्या आएगा, सम एस इज नॉट पी, ठीक है। हाँ, अगर हम ई की बात करेंगे, ई का सब कंट्ररी क्या है, इसका आई है, तो यहां पे नो एस इज पी, सम एस इज नॉट पी, इसका कंट्ररी है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। डाइजेस्ट इज ए कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, यानी कौन सा इनमें एक कंपैरिजन दिखाता है एक से दूसरे से, मतलब आपस में इनको कंपैरिजन दिखाता है। टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन, यानी एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन के लिए। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो अब कम टाइम दे देंगे। कंपैरिजन कौन सा दिखाता है, सिलॉजिज्म, एनालॉजी, प्रेमाइसिस, आर्गुमेंट। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनालॉजी जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, हमें एक कंपैरिजन दिखाता है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज किसको कहते हैं। ए एपरमा, ये इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन है। एपरमा, बी ए प्रमा, सी उपमाना, डी ए परसेप्शन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ट्रू नॉलेज किसको बोलते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं ले लेंगे, तो थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है। वेरी गुड, सब आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। सो बी पार्ट क्या है, प्रमा, यानी ट्रू नॉलेज है प्रमा, ठीक है। हाँ, सो ये ध्यान में रखना आप, प्रमा जो है ये ट्रू नॉलेज होता है। अगर अप्रमा की बात करेंगे, ये नॉन वैलिड प्रेजेंटेटिव नॉलेज होती है, यानी इनवैलिड नॉलेज होती है। ओके, हाँ, नॉन वैलिड, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच अमंग द फॉलोइंग इन लॉजिक इज टू बी रिगार्डेड एज ए फॉर्म ऑफ ट्रू कॉग्निशन। ट्रू कॉग्निशन किसको बोलते हैं हम। ए परसेप्शन, बी ए इन्फ्रेंस, सी कंपैरिजन, डी ए इम्प्लीकेशन। सब आंसर कर लो, वेरी गुड।
लॉजिक में किसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ ट्रू कॉग्निशन? बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी आंसर कर लो। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। परसेप्शन जो है, परसेप्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रू कॉग्निशन, ठीक है। हाँ, जो परसेप्शन है इसको प्रत्याक्षा भी बोलते हैं, है ना। सो प्रत्याक्षा जो है ये ट्रू कॉग्निशन होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। नॉलेज इज डिफाइंड एज, नॉलेज को डिफाइन कैसे करेंगे हम? ए ऑल बिलीफ्स आर नॉलेज, यानी सारे बिलीफ्स वो नॉलेज है। बी एन नॉलेज इज जस्टिफाइड बिलीफ। सी एन नॉलेज इज एक्वेंटेंस। डी एन नोइंग टू डू समथिंग इज अ नॉलेज। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नॉलेज को कैसे डिफाइन करते हैं हम, ये बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नॉलेज इज जस्टिफाइड बिलीफ, यानी नॉलेज जो है एक जस्टिफाइड बिलीफ है, यानी एक्सप्लेनेशन होती है, इसमें पूरी तरह की जांच की जाती है, तभी नॉलेज को डेवलप किया जाता है, ठीक है। सो ये जस्टिफाइड होता है, एक्सप्लेनेबल होता है ना, इसमें डिटेल्ड होता है ना, वेरीफाइड होता है, इसमें वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, तभी नॉलेज होती है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ऑल बिलीफ्स आर नॉलेज, ये नहीं कह सकते सारे बिलीफ्स, कोई फैक्ट भी हो सकता है ना, कोई फॉल्स भी हो सकता है। सो नॉलेज ये भी नहीं कह सकते हैं। नोइंग टू डू समथिंग इज नॉलेज, यानी कुछ जानना तो वो भी नॉलेज है। तो ये है, बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट जो है नॉलेज इज जस्टिफाइड बिलीफ। सो ये वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, तो चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपरमा? एपरमा कौन सा है? प्रत्याक्षा, उपमति, अनुमति, डी है तारका। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी एपरमा जो मैंने भी बोला, पहले आप आंसर कर लो फिर मैं बताऊंगा। सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। कौन सा एपरमा है, ठीक है, ये बताना आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो डी पार्ट क्या है? तर्का। एपरमा होता है इनवैलिड कॉग्निशन। एपरमा क्या होता है? इनवैलिड कॉग्निशन, ठीक है। यानी वैलिड अगर हम बताएंगे वैलिड कॉग्निशन, तो वो है प्रमा, ठीक है। हाँ, प्रमा। और ये एप्रमा, सॉरी, इसको लिखना आप एप्रमा, ओके, एपरमा नहीं है। इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। एप्रमा, हाँ, प्रमा होता है वैलिड। अरे आजा जल्दी, कहाँ चला गया?
एक सेकंड इसमें दोबारा करते हैं। हाँ, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रामा। एप्रामा आपको बताना था, वो तर्का है, ठीक है, डी पार्ट जो मैंने बोला अभी। सो तर्का जो है ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। ये इनवैलिड नॉलेज भी कह सकते हैं, इनवैलिड कॉग्निशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इंडियन लॉजिक पे होगा, कल के एमसीक्यूज इंडियन लॉजिक पे होंगे, ओके। सो आप अटेंड करिए, जरूरी इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। सो ये कुछ क्लासेस है फिलर फॉर्म की, इनको भी आप लाभ लीजिएगा। आप अपना फीडबैक दे दीजिए, आपका फीडबैक वैल्यूएबल है, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए, उसको हम एड्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 2 PM का जो एमसी क्लास रहता है, इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ओके। सो इसलिए आप इसको मिस मत करिएगा। यहाँ पे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। हाँ, मैक्सिमम कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर होते हैं। एक सेकंड, कल एक ने क्वेश्चन पूछा था, मोनू स्वामी ने शायद क्वेश्चन पूछा था, मैं वो दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। तो ऐसे आप भी क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आप उसको बता सकते हैं। हाँ, ये है सर, मोनू स्वामी ने बोला सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ पबाजा इन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। पबाजा जो है ये बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिज्म जो है, यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है, उसमें आते ये टर्म पबाजा, ठीक है। पबाजा का मतलब है गोइंग आउट, ठीक है। अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे सो पबाजा जो है इसका मतलब है गोइंग आउट, ठीक है। सो अगर हम इसकी देखेंगे कि यानी कि जब पबाजा आ जाता है ना, तो पबाजा में क्या करना पड़ता है कि सारा कुछ छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो अपनी फैमिली छोड़नी पड़ती है, वर्ल्डली जो प्लेजर्स होते हैं, वर्ल्डली परसूट जो होते हैं ना, यानी मटेरियलिज्म की तरफ नहीं जाना होता है। मतलब एक रिलीजियस फेथ अपनानी होती है, ठीक है। सो यानी हमें जाना है बाहर लोगों की, यानी जैसे लॉर्ड बुद्धा ने किया है। उसने क्या किया, जब उसने रास्ते में देखे एक मुर्दा को देखा, एक बीमार को देखा, एक ओल्ड वुमेन को देखा है, ठीक है, बूढ़ी औरत को देखा। उसके बाद उसने क्या किया है, उसने क्या अपनाया, मतलब एक वो रास्ता अपनाया कि यानी उसने दुनिया की सारी जो है मटेरियलिज्म जो है ये छोड़ दिया, और वो किधर चला गया है लॉर्ड बुद्धा, तो उसने पबाजा अपनाया। पबाजा मीन्स कि वो चला गया मतलब लोगों को सिखाने व्हाट इज गुड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। सो ये पबाजा होता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो मोनू स्वामी, आपका क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। इस तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट में लिख लो, ठीक है। हाँ, बाकी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि चलो, थैंक यू एवरीवन। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।